प्रतियोगी छात्रों से बातचीत के क्रम में मेरे साथ हैं दुर्गेश कुमार मिश्रा जी। पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से आप हैं, प्राइमरी के पढ़े हैं। प्राइमरी की एजुकेशन आजकल कैसी है वो पूरा आप लोग जानते ही होंगे कि प्राइमरी की शिक्षा वही मिड डे मील पर डिपेंड है। अगर बच्चे के अंदर अपने अंदर कुछ नहीं होगा, अगर उसके पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे या उसके अंदर अपनी अवेयरनेस नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकता है। और प्राइमरी के पढ़ने के बाद एक विद्यालय में आप आए हैं, यहीं पे वो भी वित्त विहीन विद्यालय है, वहाँ की भी शिक्षा एक काम चलाऊ थी। उसके बाद आपने इंटर किया और आपने बीएससी किया कि बीए किया? नहीं, बीएससी किया सर। आपने बीएससी किया पीसीएम से, वहीं से आपका थोड़ा स्टैंडर्ड कहाँ से किया सर? माधव सर्वोदय महाविद्यालय, रानी बाजार, अयोध्या। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिश्रा जी। आप CHSL से जो है आप कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर इस समय कार्यरत हैं और आपके बहुत बड़ी श्रृंखला रही है आपके प्रतियोगिता की। आपने कई जगह आपने सफलता की। आपकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो अपनी जर्नी बताइए एकेडमी का। आपने लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही। सर मैंने प्राइमरी से हम 1 से 5 तक पढ़े हुए हैं। जी जी जी। प्राथमिक विद्यालय मानवपुर फैजाबाद से। जी जी। उसके बाद में 6 से 8 तक हम बाबा गरौरी हिम्मत आदर्श इंटर कॉलेज, जी जी जी, रानी बाजार अयोध्या से पढ़े हुए हैं। उसके बाद में फिर मैंने 9वीं और 10वीं 9th और 10th संत बाल विकास इंटर कॉलेज रायपुर फैजाबाद से किया है। फिर 11वां और 12वां हमने राम अभिलाष शांति देवी इंटर कॉलेज अयोध्या फैजाबाद से हमने किया हुआ। अच्छा ये बताओ आप मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आपको आपके पिताजी कृषक हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, जी। परिवार में इतना है कि गाड़ी चलती है बस, इतने। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे मेरे जो भैया हैं, हम 3 भाई हैं, तो मेरे जो बीच वाले भैया हैं रवि प्रकाश मिश्रा जी, जी जी जी, वो CGL से ऑडिटर हैं इस लाइन में। अच्छा अच्छा अच्छा, 2016 बैच के हैं। तो उनको देख के मुझे लगा कि उनका जब सिलेक्शन हुआ उसके पहले भी वो पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये तैयारी अगर करेंगे तो ऑफिसर बनेंगे, चीज़ें अच्छे से, परिवार को अच्छे से सुधरेगा, उसकी स्थिति सुधरेगी और अच्छे से अपना हो पाएगा। ये बताइए कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षा आपने दिया है और किस चरण तक पहुँचे? जी जी, इसको आप बताइए। सबसे पहले तो हमने तैयारी 2016 जून में शुरू किया था। 10 जून 2016 को मैंने तैयारी शुरू की थी। मैंने अभी तक 4 CHSL दिए हैं। CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है इंटरमीडिएट बेस पे। तो मैंने 2017 का दिया है, 2018 का दिया है, 2019 का दिया है, 2020 का दिया है। 2017 में मेरा पहला पेपर था वो SSC का, मेरा क्वालिफाई हो गया वो अच्छे मार्क्स से। उस टाइम का जो 157 मार्क्स था मेरा, तो ठीक नंबर था मेरा उस टाइम के हिसाब से, तब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। जी जी जी। फिर लेकिन डिस्क्रिप्टिव में मुझे कम मार्क्स मिले। पहला डिस्क्रिप्टिव था तो उतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव मुझे 51 मार्क्स मिले और फाइनली मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ। 207 मेरा नंबर था और 209 कट ऑफ गई थी। जी जी। तो 2017 के CHSL में मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2018 का CHSL दिया, तो उसमें मेरा प्री में बहुत अच्छा स्कोर आया, 175 रॉ मार्क्स, 183 नॉर्मलाइज मार्क्स आया। प्री बहुत अच्छे नंबर से हो गया। प्री में मेरी रैंक जो थी ऑल इंडिया वो 98 थी CHSL में। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर डिस्क्रिप्टिव में भी तब भी मुझे नंबर कम मिला, लेकिन क्योंकि मेरा प्री बहुत अच्छा था तो मुझे जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री में JSA यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद पे मेरी नियुक्ति चयन हुआ मेरा, जिसको जो अभी मैं ज्वाइन किया हूँ इस टाइम पे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने 2019, क्योंकि ज्वाइनिंग होने में टाइम लगती है, 2-3 साल लग जाता है, आपको पता है 2 साल कम से कम लग जाता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, लगभग 2 से 3 साल लग जाता है एक वैकेंसी फाइनल। तो मैंने 2019 का भी CHSL दिया, जिसमें मेरा 186 नंबर था, तो उसमें वो भी हो गया। फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया तो उसमें 58 नंबर मिला। तो आगे चल के वो भी मतलब अगर हम, क्योंकि मेरा 2018 में हो चुका था और ये पता था कि मुझे अपनी जो मैंने पहला भरा था प्रेफरेंस LDC डिफेंस मिनिस्ट्री, तो वो मुझे मिल गया था पहली प्रेफरेंस। जी जी जी। तो पिछले एग्जाम में तो मैंने इसकी DB नहीं कराई। अच्छा अच्छा, ये आपने अच्छा ये नहीं किया, क्योंकि किसी सीट खराब करना अच्छी बात नहीं है। ये आपकी अच्छी सोच रही, इसके लिए सजेशन भी दे दीजिए। और भी प्रतियोगी किसी को भी अगर आप जैसे आपको लगता है कि आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है तो उस पोस्ट पे या उससे छोटी पोस्ट पे आपको नहीं जाना चाहिए, आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए।
हमने क्यों एग्ज़ाम इसलिए दिया था क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो मुझे एक बैकअप चाहिए था कि हम बैकअप बना के रखें इन केस कुछ होता है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह पे केस वगैरह भी चलते रहते हैं, तो बैकअप बना के रखा था। लेकिन कभी भी किसी की सीट कोशिश कर रहना चाहिए ना खाइए आप। अच्छा ये बताइए मिश्रा जी कि आपकी पढ़ाई एक काम चलाऊ है जी, मतलब आप काम चलाऊ नहीं रहे, सर आपकी अपने अंदर अवेयरनेस थी, पढ़ने के प्रति जागरूकता थी, लेकिन जो आपकी शिक्षा दीक्षा है काम चलाऊ है। सर मतलब आपका मीडियम भी हिंदी रहा है, इंग्लिश कक्षा 6 से 8 तक कैसे शिक्षक होते हैं, हम तो देखते हैं वित्त विहीन वही शिक्षक जाते हैं जो कंपटीशन में असफल हो जाते हैं। हाँ हाँ उन्हीं वही लोग जाते हैं। मैं उनकी तरफ टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, योग्य भी रहते हैं, लेकिन एक अपनी अवेयरनेस बहुत काने रखता है। मीडियम आपका हिंदी मीडियम रहेगा, कंपटीशन में आपके मीडियम का और आपके परिवेश को कहीं पे बाधक रहा कि नहीं? देखिए मीडियम आपका एसएससी में खास कर अगर बात करें तो बाधक नहीं है वो। जी 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 जी। अगर आपके अंदर लगन है और आपको एक सही मार्गदर्शन मिल गया है तो आपका मीडियम जो है वो बाधक नहीं बनेगा। आप किसी भी लेवल पे आप एसएससी में टॉप पोस्ट पे आराम से जा सकते हैं। जी जी जी। और ये इसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपके आसपास आपके ज़िले में ही हैं। तो एसएससी की अगर स्पेशली बात करें तो उसमें माध्यम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे या यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, आपके नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी जी। और इसमें आपको ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको एक्सप्रेस नहीं करना होता है, आपका नॉलेज ही चेक होता है। जी जी जी। तो नॉलेज में कभी भी हिंदी मीडियम वाला या इंग्लिश मीडियम वाले में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, आप एक अध्यापक भी रहे, जी, आपने कोचिंग में पढ़ाया भी। जी जी अब आप देखिए एक अध्यापक भी आईएएस बनना चाहता है, जी, वो भी कंपटीशन देना चाहता है। तब आपने पढ़ाया होगा, शायद आप सफल नहीं रहे होंगे, तब आपने पढ़ाया रहा, उस समय पढ़ाया होगा। यस यस। ये बताइए कि एक अध्यापक, एक टीचर और एक कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है? उसकी दोनों की टैक्टिस पढ़ाई में क्या डिफरेंस? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि जब आप स्टूडेंट रहते हैं हाँ। तो आपको केवल इतना करना होता है कि हमें किसी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करना है। जी 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 जी। कोई कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बस आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन आता है उसका क्वालिफाई हो जाए। लेकिन जब आप एक अध्यापक बनेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम, क्योंकि मैटर तो इतने ज़्यादा मटेरियल आप आजकल नेट पे या फिर ऐसे भी मार्केट में उपलब्ध है कि भटकाव का बहुत चांस रहता है। और जब तक आप अपने स्टूडेंट को कुछ अच्छा एक चीज़ और मिश्रा जी, मैंने देखा कि सोशल मीडिया और नेट पे उसके आने से कि साथ साथ सामग्री तो मिल जाती, मैटर तो मिल जाता, लेकिन भटकाव भी ज़बरदस्त है। वही हम बता रहे हैं। तो आप जब आप शिक्षक बनते हैं जी, तो जी, आपको पढ़ाने के साथ साथ आपका ये भी कर्तव्य है और ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को जेन्युइन चीज़ बताइए कि कौन सी चीज़ करके आप ये क्वालिफाई करेंगे। और आपको जो जैसे कोई सब्जेक्ट है उसको बहुत थॉरो पढ़ना पड़ता है, तभी आप बच्चे को अच्छे से, आप स्टूडेंट को अपने अच्छे से समझा पाएंगे। और जब तक आप कुछ स्पेशल नहीं देंगे स्टूडेंट को अपने, तब तक वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप दिशाहीन थे जी, दिशा कहाँ से मिली? दिशा मैं 10th तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही, मतलब कहाँ से आपको? घर वाले बस इतना सोचते थे, सीरियसली बताएं आपको, कि घर वाले किसी तरह ये पास हो जाए। जी जी जी। क्योंकि माहौल उतना अच्छा मिला नहीं। और जब माहौल नहीं मिलता है तो आपको पता है विद्यालय भी बहुत अच्छे नहीं थे। जी जी। विद्यालय में अध्यापक अच्छे थे और अपनी भी कमी होती है, तो 10th तक उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन 11वीं 12वीं में एक अध्यापक मुझे मिले, शिव कुमार यादव जी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी मुझे बहुत अच्छे से किया। तो उससे थोड़ा सा दिशा चेंज हुई। उसके बाद जब हम दिशा में आए, मतलब दिशा से चले, मतलब दिशा तक आ गए। हाँ, दिशा में जब पहुँचने के बाद में अखिल सर का पूरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। आज भी वो हर पल, हर एक कोई भी स्टेप होता है तो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जिनकी वजह से हम आज। आगे आपकी योजना क्या है? आगे मुझे अभी हम जो 8 जून से हमने शुरू कर दिया है यूपीएससी की तैयारी, ऑफलाइन बैच में हमने एडमिशन ले लिया है और अभी हम तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। तो यूपीएससी मतलब सिविल की तरफ आपके जाने का रुझान है। सब्जेक्ट तो आपने चूज कर लिया? हाँ, चूज कर लिया है। क्या? पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR होता है। यार ये बताइए, इंटरनेशनल रिलेशन जो है जी, दिक्कत तो नहीं करेगा? नहीं, पढ़ेंगे ना उसमें। अच्छा। हाँ, मुझे पसंद भी है ये बहुत। देखिए ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में होता है कि आप जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं दोबारा रिवाइज करना रहता है। और इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस में, बहुत ज़्यादा कि आपको हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। देखिए यूपीएससी में क्या है कि अगर आप एग्जाम को आप देखेंगे तो उसमें 40 से 50% करंट अफेयर ही आता है।
करेक्ट करेक्ट ठीक है। हाँ। तो आपको अपडेट तो रहना ही रहना है अगर क्वालिफाई करना है एग्जाम। जी जी जी, चाहे वो आप पीसीएस को देख लेंगे या फिर उसको देखेंगे, करंट अफेयर का वेटेज बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए आप करंट अफेयर से भाग नहीं सकते। जी जी जी। तो करंट अफेयर मुझे पढ़ना ही है, बस मुझे, और इसमें मुझे इंटरेस्ट है। ऑप्शनल का सबसे बड़ा बेस जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहेगा उसको हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाएंगे, ज़्यादा दिन तक पढ़ पाएंगे। और यूपीएससी आपको पता है 1-2 दिन की तैयारी नहीं है। नहीं वो तो लामा वो बहुत हायर की चीज़ होती है, क्योंकि बड़ी चीज़ है तो आपको टाइम लगेगा। जी जी। तो जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, तब तक आप उसमें बहुत दिन तक नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए मिश्रा जी, यूपीएससी की तैयारी लोग करना चाहते हैं, यूपीएससी क्या बहुत पुअर कंडीशन है बच्चों की, वो ना कोचिंग का पैसा दे पाते हैं ना उसका दे पाते हैं, वो लोग क्या करें? देखिए, कोशिश ये करें कि आप कोई चाहे छोटा ही, चाहे यूपी गवर्नमेंट की या एसएससी का, कोई एक बैकअप बना के रखें। क्योंकि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में या पीसीएस की ही बात करें तो जो वैकेंसी आती है वो कम आती है। फिर उसमें भी कैटेगरी होती है। जी जी। हम किसी को डिमोलाइज नहीं कर रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बस आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना लाइफ में। जब प्रैक्टिकल रहेंगे तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति तय करें। जी 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 जी। तो ऐसी बहुत सी वैकेंसी होती हैं जो कि जैसे कुछ लोग बीएससी की एजिस किए हैं उनके लिए आई हैं, कुछ लोग किसी और से किए हैं उनके लिए आई हैं। तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है और टाइम ज़्यादा चाहिए आपको। तो आप अपने साथ एक बैकअप बना के रखिए, तो आपके लिए अच्छा होगा कि इन केस जी 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 आपका अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा यूपीएससी में भी, लेकिन इन केस नहीं हुआ तो आपके पास कम से कम ऐसा रहे कि आपकी लाइफ एक अच्छी बीत जाए। अच्छा एक चीज़ और, परीक्षा भवन में जब आप एग्ज़ाम देते जाते हैं वो पेशेंस जी, बहुत कुछ आपको आता है, बिल्कुल बहुत नॉलेज है, बिल्कुल। वहाँ के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए। देखिए, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। जी जी जी। और क्योंकि हम अध्यापक हैं तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। जी जी जी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। जी जी जी। लेकिन उस 2 घंटे या 1 घंटे के एग्जाम में वो अपना 100% नहीं दे पाते। जी जी जी। तो उसके लिए पहली बात तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपने जितना किया है, तैयारी अगर आपने किया है तो आपको उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। जी जी जी। और उस 1 घंटे में अपने आप को संयमित रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोई क्वेश्चन 1 बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया तो आपको अपनी ईगो पे नहीं लेना है कि हमें क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। क्योंकि 100 में से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उस टाइम पे करने वाले नहीं होते हैं। जो टॉपर भी होता है वो भी 90, 89, 95 ही करता है। जी जी जी। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को पहचानिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें स्किप करना है। और क्योंकि आपको मेन उद्देश्य जो आपका है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। जी जी किसी जी। क्योंकि सारे मतलब बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए, सिलेक्शन नहीं, मतलब स्टाफ। जी जी जी। तो जब आप ऐसा सोचेंगे कि हम, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम नंबर के होते हैं, तो हमें ये देखना है कि जब हम ज़्यादा क्वेश्चन हमें अटेंड करना है, ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है, कोई स्पेशल क्वेश्चन पे। अच्छा उसमें प्रश्न जो आते हैं एसएससी सीजीएल में जी, वो तथ्यात्मक आते हैं या विश्लेषणात्मक आते हैं? नहीं, तथ्यात्मक ही आते हैं। जी जी। लेकिन कंसेप्ट भी रहता है। जी जी। और सबसे अभी फिलहाल जो 3-4 साल में इधर रहा है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या रिपीट होता है प्रश्न? बहुत रिपीट होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपका तैयार है जी जी तो 75% 75% क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएगा। जी जी। ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं वो उनमें अगर आप 5-6 साल का, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार कर लिया आपने, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन मौका हो जाएगा। अच्छा एक प्रश्न आपने कई बार अभी आप कई बार नाम लिया मॉक टेस्ट। जी जी। मॉक टेस्ट की क्या भूमिका होती है? मॉक टेस्ट की भूमिका जो होती है आपकी, वो एक्यूरेसी मेंटेन करती है और आकलन होता है आपका। मान लीजिए आपने 1 साल तैयारी की तो आपको स्टार्टिंग में ही मॉक टेस्ट नहीं लगाना होता है। जी जी जी। पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पहले तैयारी, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जी जी। फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया। ये दोनों काम करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप जब देखेंगे आप कि मेरा नंबर इस सेक्शन में यहाँ कम आ रहा है। जी जी जी। तो उससे आपको जो एग्ज़ाम का है उसका अंदाज़ा हुआ कि अगर हमें अभी इतना मेहनत करनी है, जैसे अभी आपको मान लीजिए 200 किलोमीटर चलना है, अभी हम 100 पहुँचे हैं, तो हमें और ताकत लगाना है ताकि हम 120 पहुँचे। जी जी। फिर 120 से 140 पहुँचेंगे, तो वो धीरे धीरे आपको बनता रहता है। और आपकी जो ह्यूमन एरर है, जो बहुत लोग कि आता हुआ क्वेश्चन, बहुत लोग कहते नहीं कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, ये मुझे आ रहा था नहीं हो पाया, तो उसको कम करने में ये बहुत सहायक होता है। अच्छा 3 चीज़ आप बताइए कि वनडे एग्जाम में 3 चीज़ें क्या होती हैं, 5 नहीं जी, कि जिस पर विशेष रूप से आदमी को फोकस करना चाहिए, वहाँ पर आदमी को प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे केस में थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। जी जी। तो मैं अपने हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी चीज़ होती है रेगुलरिटी। जी जी। नियमितता। आपने अगर शुरू किया है आज, मान लीजिए आज 2022 चल रहा है, ठीक है, अगर आपने आज स्टार्ट किया है, 4 सितंबर है,
तो जब तक आपको जॉइन लेटर नहीं मिल जाता है तब तक आपको इसमें लगे रहना है। आपके अंदर जितना अपना 100% कहता है नहीं लोग कि 100% दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपना 100% देना है। सबके साथ ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि कभी पढ़ाई कम हुई कभी ज़्यादा हुई, लेकिन आपके हाथ में जितना है उसमें लापरवाही नहीं करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? रेगुलरिटी। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया ऑफलाइन, तो आपको वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्लास कैसी चल रही, किस सब्जेक्ट चल रही, इससे मतलब नहीं है। जी। जब रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो आपको जितना, क्योंकि कोई भी अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो शुरू से लेकर और आखिरी तक पढ़ाता है, और आपकी अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। तो जब आप खुद से वही चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। जी। और फेल होने के चांसेस आपका बहुत कम हो जाता है अगर आप रेगुलर हैं तो। जी। आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि हमेशा स्कूल जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और वो फेल होते हैं। जी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर कंपटीशन की बात करें, जो मुझे लगता है वो पेशेंस बहुत मैटर करता है। जी। आप अगर आपने तैयारी शुरू की है और अगर आप ये सोचिए कि 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देखेंगे तो उसमें खासकर SSC और यूपी गवर्नमेंट की, तो इसमें आपको जो दिखेगा कि 2 साल 2.5 साल लग जाता है। बहुत अच्छे से प्रोसेस हुई तो कोई केस वगैरह हो गया तो 3 साल। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, लेकिन हमें तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जी। और दूसरी चीज़, पेशेंस कब रख पाएंगे आप? जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। जी। क्योंकि तभी आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, और घर वालों को भी ये लगना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है। जी। उनको भी, उनसे भी आप ऐसे ही बिहेव कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। और आप मेहनत तो करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट को का मोरल सपोर्ट जरूरी है, और वो तभी मिलेगा जब उनको लगेगा कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, प्रयास कर रहा है। एक चीज़ और बताइए, 2 हो गए सर। इसके बाद आपको अपनी जो भी अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, इससे इशू नहीं इशू करता है, या तो आपको अपने अध्यापक पे, अपने पेरेंट्स पे और खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। जी। इन तीनों पे। अच्छा, ये तो हुआ गया। मिश्रा जी, टाइमिंग के बारे में बताइए यार, टाइमिंग का कितनी योगदान है आपके SSC में? देखिए, टाइमिंग तो बहुत योगदान रहता है। जी। मेरा तो ज़्यादा टाइम मेरा कोचिंग में ही जाता था। जी। पढ़ने और पढ़ाने। नहीं, परीक्षा भवन की टाइमिंग की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है। जी। जैसे मान लीजिए, मैं इसमें जिनको नहीं पता है, सीजल का जो प्री होता है उसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको टाइम अपना मैनेज करना है। मैथ में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी वैसे मेंटेन करनी है। जैसे हम क्या करते थे कि रीजनिंग आया तो रीजनिंग मेरी ठीक थी, तो हम सबसे पहले क्या किया, मैंने रीजनिंग का 20-22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया पहली बार में 18-20 मिनट में। तो फिर इससे क्या हुआ कि आप जब आपको जो चीज़ आ रही है वो जब आप कर लेंगे एग्जाम हॉल में, तो आपको पता चला कि मैंने 20 क्वेश्चन कर लिया और ये 20 में से 19 सही हो जाएगा, तो आपको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी। मतलब क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए और कम टाइम में अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा मिश्रा जी, कुछ बुक्स एडवाइज कर दीजिए। देखिए, बुक्स की हम बात करें अगर, तो 4 सेक्शन हैं आप। बिल्कुल 4 सेक्शन हैं, चारों बुक एडवाइज कीजिए। तो सबके लिए बुक अलग अलग सब लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि जो बेसिक बुक है उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। अगर मैथ्स की अभी बात करें तो RS अग्रवाल बेसिक मैथ्स के लिए वो अच्छी बुक है। जी। इसके बाद में फिर दोनों मीडियम में अवेलेबल है ना? तो हाँ, दोनों मीडियम। जी। इसकी RS अग्रवाल आपकी है, ये बेसिक अंकगणित के लिए, अरिथमेटिक के लिए होती है। इसके बाद में फिर आप प्रीवियस ईयर के लिए किरण भी ले सकते हैं, और राकेश यादव सर की 700+ बुक आती है क्वेश्चन की, वो बुक आप ले सकते हैं। एडवांस मैथ में एडवांस पोर्शन की बात करें तो बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं। फिलहाल जो मैंने किया हुआ है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अभिनय शर्मा का पढ़ा हुआ है, और एडवांस प्ले विद एडवांस मैथ बुक का नाम है। और दूसरी बुक मैंने लगाई हुई थी राकेश यादव सर की, एक एडवांस बुक भी आती है, ये मैथ्स की बुक है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना होता है। जी। इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले मैंने BK सिन्हा लगाया हुआ था। जी। BK सिन्हा की बुक आती है, वो बेसिक बुक आपके लिए बेस्ट बुक है, और ज़्यादातर लोग जो SSC तैयारी कर रहे हैं, जो जागरूक हैं, वो यही बुक स्टार्ट करते हैं। जी। इसके बाद में आती है बुक आपकी, जो BK सिन्हा आपका एक बार हो गया, फिर वोकैब के लिए आपको MB पब्लिकेशन की बुक आती है वो, और उसके साथ में विद्यासागर की एक पतली सी बुक आती है इंटरिम स्टूडेंट के लिए, वो करना होता है। इसके बाद में
प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए जिसमें आप MB की बुक आती है उसी में पीछे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। वो आपका इंग्लिश का जान लीजिए आप खोल के पी लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। मैंने उसको 2 बार लगाया हुआ है पूरा। तो उससे क्योंकि मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसने मुझे बहुत हेल्प किया। बेस आपका वीक था तो इंग्लिश कहाँ से अच्छी होती है। तो ये था। फिर GS की अगर हम बात करें तो GS में तो पिछले 2-3 सालों में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है, खासकर SSC CGL वगैरह में, कि क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी, आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे हैं। करीब GS सबका एक रहता है लगभग, कोई बहुत ज़्यादा GS आपको फिलहाल SSC में GS का बेस बहुत नहीं है। जी 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 जी। तो आपको उस पर बहुत फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको जो करना चाहिए क्योंकि वो रैंक तय करता है। जी जी। तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो GS के लिए जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। SSC घटना चक्र मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसका ट्रेंड पता चल जाता है। जी जी जी। इसके साथ में आप अगर कहीं कोई आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो उसका नोट्स, जैसे हम लोग दिशा ज्वाइन किए हुए थे, दिशा का इंस्टीट्यूट पढ़ते थे, तो इसमें सर का लोग का जो नोट्स होता था उसको एकदम अच्छे से कंठस्थ होता था। जी जी। बार बार उसको रिवाइज करते थे। तो आपका एक नोट्स हो गया अपना, दूसरा हो गया घटना चक्र। इसके बाद में करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप कर सकते हैं। जी जी। बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैंने जो पढ़ा हुआ था वो अजय चौहान सर की एक बुक आती है वर्बल रीजनिंग की, मैंने उससे पढ़ा हुआ है। उसमें सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने होते हैं। SSC के लिए 13-14 चैप्टर हैं, वो आप सिलेबस देख के पढ़ सकते हैं। इतना आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे प्रैक्टिस करनी होती है बस। जी जी। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने टाइम दिया और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, बुक सबको एडवाइस कर दिया। अब आप सिविल की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर करें आप हमारे आश्वस्त हो, फिर हमको साक्षात्कार लेने का मौका मिले। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन जो आपके मित्र जानना चाहेंगे आपसे, जो आपके देखिए मुस्कुरा गए, आप शायद आइडिया लगा ले गए, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या क्या योजना है आपकी? फैमिली प्लानिंग आप तो नौकरी पा गए भाई, तो शादी वादी नहीं करें क्या? नहीं, अभी नहीं करेंगे फिलहाल, अभी क्योंकि अभी मैंने UPSC तैयारी शुरू किया हुआ है। जी जी जी। तो अभी फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, हालांकि अभी 5 साल कम से कम। अच्छा, आज कौन आ रहा था? 10 बजे जो है आपने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं। अंकल लोग आ रहे थे, मतलब गांव के लोग थे जो कि मिलना था उनसे, जैसे जो हमारे प्रिंसिपल सर कुछ छिपा रहे हैं कि शादी वादी वाले? नहीं, अभी मेरे भैया भी हैं। अच्छा, तो हमें प्रेशर नहीं हमारे ऊपर। अच्छा। और घर वाले मेरे बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, तो शादी का कोई प्रेशर नहीं है। और मैंने अभी कुछ प्लान भी नहीं किया है। अभी मुझे कम से कम 3-4 साल, कम से कम 5 साल पढ़ना है अभी। जी जी जी। तो और भी बहुत चीज़ें, घूमना भी है। नहीं ठीक है ठीक है, पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी आपकी, आपके लक्ष्य को पाने में थोड़ा समस्या आ जाएगी। अभी UPSC में ही हम फिलहाल। ठीक ठीक, ढेर सारा बधाई, आपने हमको समय दिया। अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए धन्यवाद।